सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम समसामयिक मुद्दों पर बात करते हैं। आज के इस अंक में हम बात करेंगे महिलाओं और बच्चों के पोषण के बारे में। सितंबर माह को पोषण माह के रूप में जाना जाता है। पोषण माह के पालन का उद्देश्य बच्चों में कुपोषण को दूर करना, गंभीर तीव्र कुपोषण से पीड़ित बच्चों की रक्षा करना और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों के बीच विभिन्न प्रकार की सब्जियों और फलों के सेवन को प्रोत्साहित करना है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ संयुक्त निदेशक सुरेश तोमर जी। साथ में हैं डॉक्टर तरुण पटेल जी, आप यूनिसेफ में पोषण विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में सर। बहुत नमस्ते। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तोमर सर, पहला सवाल आपसे है कि पोषण माह हम क्यों मनाते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारे पूरे देश भर में बहुत पहले पोषण का जो मुद्दा है उसको बहुत गंभीरता से लिया गया था और इसमें लगभग अब 50 साल का समय होने को आया था। 1975 में सबसे पहले समेकित बाल विकास परियोजना शुरू की गई थी और उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो 6 साल तक के बच्चे हैं, गर्भवती माताएं हैं, धात्री माता हैं, उनका पोषण का जो स्तर है उसको किस तरह से बेहतर बनाया जाए जी। क्योंकि उस समय मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी और कुपोषण का स्तर भी बहुत ज़्यादा था। इसके बाद लगातार जो समेकित बाल विकास योजना है उसके अंतर्गत आंगनवाड़ियाँ पूरे देश भर में खोली गई और मध्य प्रदेश में ये शुरुआत 1975 में केवल 2 ब्लॉक से हुई थी। आज हम पूरे प्रदेश में इसको फैला चुके हैं और मध्य प्रदेश में लगभग 97,135 आंगनवाड़ियाँ हैं जी। और इसके माध्यम से हम पूरे प्रदेश के जितने भी 6 साल तक के बच्चे हैं, गर्भवती माताएं और धात्री माताएं, उनको सबको स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरह से उनके स्वास्थ्य में बेहतरी लाया जाए और उनके अंदर जो भी कुपोषण है उसको दूर किया जाए। और अलग अलग जो सर्वे होते हैं उससे ये निष्कर्ष निकला है कि समय के साथ साथ कुपोषण का जो स्तर है, अलग अलग तरह का कुपोषण है, उसके स्तर में कमी भी आई है। लेकिन अभी भी हम कई सारे जो विकसित देश हैं उनके की तुलना में पीछे हैं। हमारा देश भी पीछे है और हमारा प्रदेश भी पीछे है। तो किस तरह से हम लगातार इस मुद्दे को कम्युनिटी के बीच में जागृत बनाए रखें, तो इसके लिए हम गतिविधियां आयोजित करते रहते हैं। सितंबर माह कुछ सालों से पूरा का पूरा माह पोषण माह के तौर पर मनाया जाता है और इसमें हम केवल आंगनवाड़ी के स्तर पर नहीं बल्कि और केवल बच्चों और महिलाओं के साथ नहीं, हम पूरी कम्युनिटी के साथ किस तरह से वातावरण एक बनाया जाए और ऐसे विभाग जो किसी भी तरह से स्वास्थ्य के मुद्दे से जुड़े हुए हैं, कुपोषण के मुद्दे से जुड़े हुए हैं, उन सभी विभागों की सेवाओं और गतिविधियों को भी इसमें शामिल किया जाए। तो इसका उद्देश्य ये है कि एक जागरूकता बने और लोग स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जो भी मिसकंसेप्शंस हैं हमारे समाज में जी, उनको दूर करें और उसके लिए जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, वो सभी एक मंच पर आएं और उनका उद्देश्य ये हो कि 6 साल तक के बच्चे, गर्भवती माताएं, धात्री माताएं, वो सभी स्वस्थ हों, वो सुपोषित हों, जिससे कि हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है वो स्वस्थ रहे। ये इसका पूरा उद्देश्य है। इस कारण हम पोषण माह मनाते हैं। बिल्कुल, आपने पोषण माह का उद्देश्य बहुत अच्छे से समझाया है। डॉक्टर तरुण, अगला सवाल आपसे है कि शिशुओं में कुपोषण के क्या लक्षण होते हैं? जैसे देखिए, यदि हम बच्चे में कुपोषण के लक्षण की यदि बात करें तो जब कुपोषण बहुत गंभीर हो जाता है तब हमें कुछ विजिबल लक्षण दिखते हैं, लेकिन इसको पहले ही या मतलब एकदम सीवियर कुपोषण होने से पहले ही हम इसे बच्चों के ऊंचाई, बच्चों का वजन नापकर हम पता लगा सकते हैं कि ये बच्चा कुपोषण श्रेणी में है या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जन्म के समय बच्चे का वजन मोर देन 2.5 मतलब 2.5 किलो से ज़्यादा होना चाहिए। यदि बच्चा उस 2.5 किलो से कम है तो हम उसे लो बर्थ वेट कहते हैं, जहाँ से कुपोषण की शुरुआत हो जाती है। इसी तरीके से जैसे कि तोमर साहब ने बताया कि हम लगभग 1 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों से
0 to 6 ईयर्स के बच्चों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो उसमें एक महत्वपूर्ण सेवा ये है कि 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों का कुपोषण डिटेक्ट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं अपने आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर आने वाले सभी 0 से 6 साल के बच्चों का लंबाई, ऊंचाई एवं वजन लेते हैं और उनको ग्रोथ चार्ट, जिसको वृद्धि पत्रक निगरानी पत्रक भी बोलते हैं, वृद्धि निगरानी पत्रक भी बोलते हैं, उसमें वो प्लॉट करते हैं, जिससे बहुत सिंपली समझ में आ जाता है कि वो बच्चा यदि लाल में है तो गंभीर कुपोषण में है, जो पीले में है तो मध्यम कुपोषण में है, और हरे में है तो नॉर्मल न्यूट्रिशनल कैटेगरी में है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सेवा जो आंगनवाड़ी वर्कर जो है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हर महीने करती है, जिससे कि कोई भी बच्चा यदि कुपोषित श्रेणी में जा रहा है तो उसे कैसे जल्दी आइडेंटिफाई करके, पहचान करके उस पर मेजर्स लिए जाएं और उस बच्चे को वापस नॉर्मल ग्रोथ ट्रैक पर लाया जाए। तो इस प्रकार से कुपोषण की पहचान पूरे मध्य प्रदेश में इन आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा की जाती है। बिल्कुल सर। तोमर सर, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने मेरा बच्चा अभियान की जो दतिया में चलाया जा रहा है उसकी बहुत तारीफ की है। क्या कुपोषण दूर करने में गीत, संगीत और भजन का भी इस्तेमाल हो सकता है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मेरा बच्चा अभियान, इस मेरा बच्चा अभियान में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। इसके तहत जिले में भजन कीर्तन आयोजित हुए, जिसमें पोषण गुरु कहलाने वाले शिक्षकों को बुलाया गया। एक मटका कार्यक्रम भी हुआ। इसमें महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्र के लिए मुट्ठी भर अनाज लेकर आती हैं और इसी अनाज से शनिवार को बाल भोज का आयोजन होता है। इससे आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ने के साथ ही कुपोषण भी कम हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के अभियान पूरे जिले में चलाए जाने चाहिए? ये सचमुच हमारे लिए और पूरे प्रदेश के लिए बहुत खुशी की बात है, और बल्कि पूरे देश के लिए खुशी की बात है कि बहुत दिनों बाद किसी प्रधानमंत्री ने पोषण के मुद्दे को अपने चर्चा के केंद्र में लाए हैं। बहुत पहले मनमोहन सिंह जी ने कुपोषण को कलंक बताया था, और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में कहा है, और वो पूरी बातचीत उन्होंने पोषण माह, आने वाले पोषण माह के संदर्भ में ही की है कि पोषण माह आने वाला है और आप सभी लोगों को संगठित होकर बच्चों के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए और कुपोषण से मुक्त समाज बनाने के लिए सभी को एकजुट होना है। जी। और उसी दौरान उन्होंने कुछ जो भी इनोवेशन हुए हैं पूरे देश भर में उनकी भी चर्चा की है, और उसमें निश्चित रूप से दतिया का जो मेरा बच्चा अभियान है उसके बारे में जिक्र किया है। उसके बाद उन्होंने ये मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी कुछ अभियान चल रहे हैं, जिसमें गीत, संगीत, गीत मंडली, नाटक, उनके माध्यम से किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत की है। तो निश्चित रूप से केवल दतिया ही नहीं, मध्य प्रदेश के और भी जो जिले हैं वहाँ पर भी कई तरह के इनोवेशन चल रहे हैं। कहीं पर पोषण पाटिका को बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कहीं पर पोषण मटका का अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, कहीं पर बाल भोज के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से दतिया का कार्यक्रम बेहतर रहा है, और दतिया को प्रधानमंत्री पुरस्कार भी मिला है राष्ट्रीय स्तर का जी। तो उसकी उन्होंने चर्चा की है। लेकिन इसके अलावा पूरे प्रदेश भर में कुपोषण को दूर करने के लिए कई तरह के अभियान चल रहे हैं, और हम उन सभी अभियानों को जो चल रहे हैं उनको दूसरे विभागों के साथ मिलते हुए और कुछ थीम में कन्वर्ट करते हुए, कि कई सारी थीम पर बात होती है। कई बार क्या होता है कि हम कुपोषण के मुद्दे को केवल महिलाओं तक सीमित रखते हैं, केवल बच्चों तक सीमित रखते हैं, कम्युनिटी में उसका उस तरह से स्प्रेड नहीं हो पाता है वो संदेश का जिस तरह से होना चाहिए। तो ये भी है कि इसमें अब लगातार हम लोग मेल पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं कि महिलाओं का स्वास्थ्य रखने की ज़रूरत है, अच्छा रखने की आवश्यकता है, लेकिन महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रखा जाए, इसमें घर के जो पुरुष हैं और जो समुदाय है, ये उनके लिए भी चिंता का विषय है। इस मुद्दे पर थोड़ा गंभीरता से बात की जाए और इसको अलग अलग थीम में कन्वर्ट किया। इसी वजह से एक ये मुद्दा हो गया। हाँ। दूसरा ये है कि शिक्षा की भी जो बात है कि एक थीम दूसरी जो ली गई है वो बच्चा और शिक्षा, कि पढ़ाई भी और पोषण भी, है ना। तो दोनों चीज़ों को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाए, ये भी थीम है।
तीसरी बात जो मैं कह रहा था कि ये जो है ना एक जेंडर सेंसिटिव प्लान होना चाहिए इसके जी लिए। जी जी। क्या होता है कि हमारे मन में, चूंकि हम जानते हैं कि हमारा प्रदेश है उसमें कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जेंडर इनइक्वलिटी है, जी। पैट्रियार्की है, तो वो जो मेल चाइल्ड है उसके स्वास्थ्य पर तो ध्यान देते हैं, पर जो फीमेल चाइल्ड है उसके स्वास्थ्य पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। जी। दूसरा, पूरा का पूरा जो पोषण का पूरा मुद्दा है वो ऐसा मान के चला जाता है वो केवल घर में जो महिला है या बच्चे की माँ है ये उसी का क्षेत्राधिकार है, जी। दूसरे लोग इसमें कोई रुचि नहीं लेते हैं। तो किस तरह से मेल एंगेजमेंट इंश्योर किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, और ये पुरुषों, स्त्रियों, बुजुर्ग महिलाओं सभी के चिंता का विषय बने कि हमारे घर में कोई बच्चा कुपोषित नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और थीम जिस पर वो बात करने के लिए कहा गया है वो ये है कि ट्राइबल एरिया में जी। हाँ वहाँ पर सुपोषण को किस तरह से उसमें वृद्धि की जाए, और जिन ट्राइबल एरिया में अलग अलग मिलेट्स यूज होते हैं कि कोदो है, कुटकी है, बाजरा है, दूसरे जो मोटे अनाज हैं उनको किस तरह से उपयोग किया जाए। वो कुछ दिनों से जब जैसे सभ्यता का विकास हुआ है ना, तो हम गेहूं के इर्द गिर्द हो गए, गेहूं और चावल ये हमारे भोजन का मुख्य हिस्सा हो गया है। तो इसको कम करते हुए मिलेट्स का उपयोग कैसे बढ़ाया जाए, तो वो भी, तो ये इस तरह से अलग अलग चीज़ों को इसमें थीम बनाकर और इस पर बातचीत शुरू की जा रही है। और इसका उद्देश्य यही है कि इस पूरे पोषण माह में हम लगातार अलग अलग लोगों को एंगेज करते हुए इस पर बातचीत को आगे बढ़ाएं, और हम हमारे अपने जो पंचायत है जी जी उसको कुपोषण से मुक्त बनाएं। तो हमने इस बार जो है ना ये बिल्कुल एक नारा दिया है कि पोषण और पंचायत का दोनों को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाए। तो पोषण पंचायत पर हमारा काफ़ी जोर है इस बार। बिल्कुल सर, पोषण पंचायत से ही जुड़ा हुआ एक मुद्दा है कि इस बार प्रदेश में ज़्यादातर जो महिलाएं निर्वाचित हुई हैं तो उनकी किस तरह से भूमिका वो निभा सकती हैं? देखिए, हम अभी एक वेबिनार हमारा पंचायत डिपार्टमेंट के साथ में बात हुई है, और हम उनके लिए एक पूरा जो बाल पंचायत इस विषय को लेकर और जेंडर इक्वलिटी के विषय को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। तो इसमें हमने ये रखा है कि हम ज़्यादातर महिला जो पंच हैं और सरपंच हैं जी जी। उनको इसमें एंगेज कर रहे हैं कि उनको अपनी अपनी पंचायतों में कुपोषण से किस तरह से डील करना है, और किस तरह से उनको गांव की सड़क, गांव का में पानी की व्यवस्था कैसे हो, उसके अतिरिक्त शिक्षा कैसी हो, इसके अतिरिक्त पोषण जो है ना वो भी एक प्रमुख मुद्दा है। ये हमको उनको उनसे एक स्तर पर आना है बातचीत के, कि जिससे उनके लिए ये महत्वपूर्ण मुद्दा बन सके। बिल्कुल सर। तरुण सर, जिस तरह से सर से अभी बात की है, उन्होंने बताया कि जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ आप यूनिसेफ से हैं चूँकि, तो वहाँ किस तरह की गतिविधियाँ आपके द्वारा संचालित की जा रही हैं आपके विभाग द्वारा, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, जागरूकता आए, और वो जो मोटे अनाज हैं उनका वो सदुपयोग कर सकें? बेसिकली यूनिसेफ इन जितने भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं या ट्राइबल ब्लॉक्स हैं वहाँ पर डायरेक्ट इंटरवेंशन या डायरेक्टली फील्ड ग्रास रूट लेवल पर काम नहीं करता है, बट देन यूनिसेफ का एक सपोर्टिव रोल होता है स्टेट लेवल पर कि जो भी पॉलिसीज प्रोग्राम्स ड्राफ्ट हो रहे हैं, जो बन रहे हैं, उसमें कैसे हम ट्राइबल एरिया पर फोकस ला सकते हैं, क्या अलग स्ट्रेटेजी हमें अपनाना चाहिए जिससे कि ट्राइबल एरिया में माल न्यूट्रिशन को हम बचा सके। जैसे कि उसमें से एक है जो तोमर साहब ने अभी बताया कि मिलेट्स जो हैं, जो कि मिलेट्स जो हैं उसमें दे आर लाइक कम पानी में वो आप उसको उगा सकते हैं, प्लस वो क्लाइमेट चेंज रेजिस्टेंट होते हैं, वो काफ़ी धूप और काफ़ी बारिश को भी झेल लेते हैं। प्लस यदि आप उसमें देखें मिलेट्स में तो बाजरा यदि हम ले तो जैसे उसमें आयरन का क्वांटिटी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वीट एंड राइस। उसके बाद रागी है जिसमें कि 10 टाइम्स कैल्शियम होता है एज़ कम्पेयर टू वीट एंड राइस जो बाकी हम सीरियल्स अभी कंज्यूम करते हैं। और जैसे एनवायरनमेंट के लिए भी देखें तो ये जो क्रॉप्स होती है मिलेट्स, ये जितना कार्बन लेते हैं उतना ही कार्बन छोड़ते हैं, विच इज़ नॉट इन केस ऑफ वीट एंड राइस जिसमें कि वो जितना मतलब कार्बन यूटिलाइज करते हैं उससे ज़्यादा कार्बन वो एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो वी नीड टू लाइक फोकस ऑन ग्रोइंग दिस मिलेट्स एंड और इसका जो यूटिलाइजेशन एंड डिमांड एंड सप्लाई को इसमें ज़रूर हमें बढ़ाने की आवश्यकता है, स्पेशली ट्राइबल एरिया में।
क्योंकि इससे ना सिर्फ हमारे जो डाइटरी पैटर्न्स है और जो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होगी, बट ऑल्सो जैसे कि ट्राइबल एरिया में ये प्रीडोमिनेंटली उगाया जाता है, तो जी उनका भी इनकम होगा और जो लोकल वो उगाएंगे उसको भी वो स्वयं यूज़ करें, ना कि वो सिर्फ बेचें, जी जी तो जी। जिससे कि उनके भी न्यूट्रिशनल स्टेटस में फ़र्क पड़ेगा। सेकेंडली ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ट्राइबल एरिया में जितने भी स्कीम्स चलते हैं उन सभी स्कीम से ट्राइबल में जो भी पॉपुलेशन है उनको जोड़ना ज़रूरी है, ताकि हर स्कीम का उनको फ़ायदा मिले। क्योंकि ओवरऑल यदि न्यूट्रिशन की बात करें तो काफ़ी ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम न्यूट्रिशन सेंसिटिव फैक्टर्स भी बोलते हैं, जी जिससे कि घर में बच्चे और जो महिलाएं हैं उनके न्यूट्रिशन पे फ़र्क पड़ता है। यदि आपके पास घर में पैसा कम है तो सबसे पहला चीज़ आप जो कट करोगे वो ये करोगे कि हम 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो चलो उसको 1 टाइम करें। जी। तो इस तरीके से यदि उनका फैमिली एज अ यूनिट हर स्कीम उन तक पहुंचे तो वहाँ के उस फैमिली के बच्चे और महिलाएं जो है वो स्वस्थ रहेंगे और उनमें कुपोषण नहीं होगा। तो ट्राइबल एरिया में ये भी बहुत ज़रूरी है कि हर स्कीम जो है वो उन तक पहुँचे और हर स्कीम का उनको फ़ायदा मिले, इंक्लूडिंग ऑल द डिपार्टमेंट्स, चाहे वो महिला बाल विकास हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, या एनिमल जो है विभाग है वो, या सिंचाई विभाग, पानी विभाग, जो भी है, या रूरल डेवलपमेंट। जी जी तो ये सभी स्कीम्स जब उनको फैमिली एज ए यूनिट मिलेगी तो ऑटोमेटिकली ये माल न्यूट्रिशन का प्रमाण जो है वो कम होते जाएगा और एक दिन हम ज़रूर मेल न्यूट्रिशन फ्री मध्य प्रदेश बन पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने सर। सर, मुख्यमंत्री जी भी कुपोषण को दूर करने के लिए अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी अभियान उन्होंने चलाया है, तो क्या कुपोषण को दूर करने के लिए ये एक प्रभावी अभियान है, कह सकते हैं सर? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि एक तो इससे जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है जी कुपोषण से मुक्त प्रदेश बनाने के लिए, तो जी जी ये जाहिर होता है। दूसरी बात ये है कि माननीय मुख्यमंत्री के आह्वान के बाद जी लोग लगातार अलग अलग विषयों को लेकर आंगनवाड़ी से जुड़ रहे हैं। जी हमारी 97,000 में से लगभग 95,000 आंगनवाड़ियाँ हैं जिनकी ये मैपिंग हो चुकी है कि कोई ना कोई डोनर जो है ना उसको किसी न किसी सेवा के लिए उसको अडॉप्ट करना चाहता है। जी तो ये है कि जो कि प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा था कि किस तरह से इसको जन आंदोलन बनाना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना था और उसके आधार पर ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका आह्वान किया था। तो जन भागीदारी किस तरह से बढ़ाई जाए, तो उनका यही कहना था कि ये कुपोषण का जो मामला है वो केवल बच्चे और माँ या केवल परिवार तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आंगनवाड़ी की जो सेवाएं हैं अगर उसमें लोग भी शामिल होंगे, उसमें पॉलिटिकल लोग भी शामिल होंगे, कम्युनिटी के लोग शामिल होंगे और पूरा समुदाय अगर उसमें शामिल होगा तो निश्चित रूप से जो भी समस्या हैं, जिसमें कुपोषण एक समस्या है, जिसमें टीकाकरण है या आंगनवाड़ी की अपनी जो सुविधाएं हैं उसमें कोई कमी है, तो ये और या शिक्षा व्यवस्था है जो प्री स्कूल एजुकेशन है उसमें अगर संसाधनों में कोई कमी है, तो अगर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन रहेगा, एक तो ये है कि जो कमियां हैं आंगनवाड़ी की वो दूर होंगी और दूसरा जागरूकता बढ़ेगी। वो जब कोई व्यक्ति कुछ डोनेट करता है तो उसका एक कंसर्न बनता है। हम लगातार लोगों से, डोनर्स से बात कर रहे हैं तो उनका एक अटैचमेंट जो है ना वो आंगनवाड़ी के साथ में, उसमें जो बच्चे आ रहे हैं उनके साथ में, वहाँ पर और जो हितग्राही हैं उनके साथ में एक अटैचमेंट बनता है और वो उसको ओन करता है। वो ये चाहता है कि अगर मैंने इसको कुछ आंगनवाड़ी में डोनेट किया है तो इसकी जो सर्विसेज हैं, इसका जो परफॉर्मेंस है उसमें सुधार आए। तो वो ये चाहने लगते हैं, वो बच्चों को की मॉनिटरिंग करने लगते हैं कि कितने बच्चे हैं जो स्वस्थ नहीं हैं, कितने बच्चे हैं जो कुपोषित हैं, उनको एनआरसी भेजा जाना है, या मतलब सैम और मैम बच्चों की जो कैटेगराइजेशन होना है, अगर वो सैम हैं और अति कुपोषित हैं तो उनको फिर एनआरसी भेजा जाना है, बाकी कम्युनिटी में ट्रीटमेंट होना है। तो जब कम्युनिटी इस पूरी व्यवस्था में, पूरी प्रक्रिया में और आंगनवाड़ी की सेवाओं में रुचि लेने लगती है तो निश्चित रूप से, और इसके संकेत हमको
मिलने लगे हैं। जी। तो इसलिए ये जो आह्वान है और अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी जो कार्यक्रम है वो हमारे लिए, आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए, आंगनवाड़ियों के लिए और हमारे विभाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। बिल्कुल सही कहा आपने। इससे जो आम लोग हैं वो भी अपना जुड़ाव लगातार महसूस कर रहे हैं। सर, चूंकि आप यूनिसेफ से हैं तो स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका कुपोषण को दूर करने के लिए आप कैसे देखते हैं? स्वयंसेवी जितने भी संगठन हैं वो गवर्नमेंट के साथ और खासकर महिला बाल विकास के साथ इस पोषण माह में हैंड टू हैंड काम कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। स्पेसिफिकली इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ऐसे जगहों पर जहाँ पर कि फॉर सम रीज़न हम लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं या सरकारी यंत्रणा नहीं पहुंच पाती है, या जहां पर सरकारी यंत्रणा कम पड़ जाती है, अगर स्कैटर्ड पॉपुलेशन है और वहां का कुछ पोस्ट खाली है फॉर एग्जांपल, तो स्वयंसेवी संस्थाएं उस जगह पर पहुंचती हैं। प्लस उनको एक मतलब दे हैव नो बाउंड्री। तो वो जैसे स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश के केस में देखा जाए तो बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करके स्वयंसेवी संस्थाएं ये क्लियर कर देते हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर के कि विच जोग्राफिक एरिया दे विल फोकस। तो इस प्रकार से काम बढ़ जाता है। प्लस एक्टिविटीज़ में भी वो बहुत सपोर्ट करते हैं, कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक्टिविटीज़ प्लान करना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, किसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा। सो द प्लानिंग ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज़ अंडर पोषण माह वो बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ फिर इसका मॉनिटरिंग, जब एक्टिविटीज़ वहाँ चल रही है तो जो भी कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स हैं या लोगों की हमें जन भागीदारी बढ़ाना है तो उसका मॉनिटरिंग करके कहाँ कमी रह गई और कैसे उसको तुरंत मिड कोर्स करेक्शन लिया जाए, उसको सही करके आगे का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। प्लस और एक बहुत अच्छी बात जो स्वयंसेवी संस्थाएं कर पा रही हैं वो ये है कि डॉक्यूमेंटेशन में मदद करते हैं कि कौन से जगह पर अच्छा काम हो रहा है जो कि बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट से शेयर हो और हाउ वी कैन स्केल अप। तो उसके लिए भी स्वयंसेवी संस्थाएं जो है वो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। सरकार, स्वयंसेवी संगठन और हम सब मिलकर उम्मीद करते हैं कि जल्दी कुपोषण से मुक्त होंगे। सर, अगर बात की जाए प्रदेश के कुछ ऐसे क्षेत्रों की जहां पर कुपोषण सबसे ज़्यादा है, वहां गंभीर स्थिति है, ऐसे कौन कौन से इलाके हैं? देखिए, जो कुछ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उनके कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जहाँ पर कुपोषण ज़्यादा है, जिसमें शिवपुर है तो शिवपुर का जो करहाल ब्लॉक है, शिवपुरी है तो शिवपुरी का पौरी ब्लॉक है, खंडवा है तो वहाँ का खालवा है, इसी तरह सतना है तो सतना का चित्रकूट और उसके आसपास का कुछ इलाका है। तो कुछ और दूसरे भी जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर भी थोड़ी सी स्थिति गंभीर है। फिर उसके बाद में कोई पर्टिकुलर ICDS को नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी जो मध्य प्रदेश का जो स्तर है उसमें कुछ जगह कुपोषण ज़्यादा है। लेकिन हमने उस तरह से स्ट्रेटेजी भी बनाई हुई है कि हम वहाँ पर कुछ विशिष्ट कार्यक्रम चला रहे हैं, तो उसकी वजह से निरंतर उसमें परिवर्तन आया है। लोग, और उसका सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जब से लोग कम्युनिटी जुड़ना शुरू हुई है, पूरा परिवार उसको अपने बच्चे को के कुपोषण को एक चिंता का विषय मानने लगा है, तो उसके बाद से परिवर्तन आया है। इसी तरह का हम में 2 प्रोजेक्ट हैं जिनकी मैं बात करना चाहूँगा। एक है करहाल में जो श्योपुर ज़िले में है, और दूसरा कुछ आंगनवाड़ी हैं जो छतरपुर की हैं, तो जहाँ पर पोषण वाटिकाओं को लेकर काम हुआ है कि वहाँ पर पोषण वाटिकाएं लगाई गई हैं। जिस परिवार में बच्चा कुपोषित है वहाँ पर किसी तरह उसके घर या खेत में कुछ स्थान निकाल के कि उसमें कुछ फल और सब्जियां वहाँ पर लगाई गई हैं, और निरंतर उसको जो आंगनवाड़ी में उसको जो पोषण आहार बच्चे को मिलता है उसके अतिरिक्त जो एक सप्लीमेंटेशन है वो जो उसके लिए ज़रूरी है वो उसकी पोषण वाटिका से मिल जाता है। तो इसके बाद से निश्चित रूप से बहुत एग्जाम्पलरी एक चेंज उन इलाकों में आया है। ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये मुख्य तौर पर करहाल में चल रहा है जो श्योपुर जिला है, और उसके अलावा उससे लगा हुआ पोहरी है, उसमें भी कुछ इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। तो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि वहाँ अक्सर पहले ये सुनने में आता था
कि कुपोषण और कुपोषण के बाद कोई अन्य अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसमें जी। उनकी वजह से बच्चों की मौत होती थी। हम्म। तो हम लगातार उस पर काम कर रहे थे, उस पर स्ट्रेटेजी बना रहे थे, और जी। हमको ऐसा लगता है कि हम प्राइमरी तौर पे उसमें सफल हैं और इस तरह की कोई घटनाएं मध्य प्रदेश में अभी नहीं है। तो निश्चित रूप से इसके पीछे कारण यही है कि उनके ये इन सब इनोवेशन जो भी हुए हैं और उनके आधार पर जो उनके बच्चों का जो पोषण है उसके स्तर में जो परिवर्तन आया है उसी का ये सकारात्मक परिणाम है। बिल्कुल। सर, देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में जब बच्चे तुरंत ही पैदा होते हैं तो उनको जो कोलोस्ट्रोम होता है ना, गाढ़ा पीला दूध, वो नहीं पिलाते हैं, तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है कुपोषण का? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हम कहते हैं कि बच्चे के पहले 1000 दिवस बहुत ही ज़रूरी होते हैं। उसमें जो 9 मंथ्स है वो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, एंड देन 2 years आफ्टर द बर्थ। तो ऐसे करके जो 3 साल के हम टोटल 1000 दिवस पकड़ते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जब बच्चा पैदा होता है तो जो माँ का गाढ़ा पीला दूध होता है वो पिलाना बहुत ज़रूरी है। और हमने देखा है कि ग्रास रूट लेवल पर, फील्ड पर, कम्युनिटीज़ में कुछ भ्रांतियां हैं जिसके कारण वो इसे नहीं पिलाते हैं। बट मैं आपके द्वारा सभी तक ये संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि जो कोलोस्ट्रम जिसको हम बोलते हैं गाढ़ा पीला दूध, ये बच्चे का सबसे पहला टीका है। जी। जो भी हम टीकाकरण बच्चे को करते हैं पूरे 5 साल तक के, बर्थ से लेके 5 साल तक के, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और पहला टीका माँ का पीला गाढ़ा दूध जो डिलीवरी के तुरंत बाद माँ से दूध निकलता है जी। और जो बच्चे को पिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट घटक होते हैं या तत्व होते हैं जो कि बच्चे के लिए, बच्चे का पेट भरते हैं, बच्चे का प्यास बुझाते हैं, प्लस बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें एंटीबॉडीज़ होती है जिससे कि बच्चा बीमार नहीं पड़ता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे ही हम गाइडलाइंस के अनुसार ये होना चाहिए प्रैक्टिकली कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो तुरंत उसे माँ का दूध पिलाना चाहिए विदिन 1 hour। जी। तो 1 घंटे के भीतर उसे माँ का दूध पिलाना होता है जन्म के तुरंत बाद। और इससे ये होता है कि जब वो माँ के कांटेक्ट में आता है, माँ के टच में आता है, जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो ना सिर्फ माँ का और बच्चे का रिलेशन बॉन्डिंग अच्छा होता है, जी। बट उसके मस्तिष्क को, उसके ब्रेन को जो चालना मिलती है, जो सेंसिटाइजेशन स्टिमुलेशन होता है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये बेस होता है बच्चे के पूरे ज़िंदगी के लिए। यदि बेस अच्छा होगा, जैसे कि हम जब घर बनाते हैं, जी। जी। तो जब हम घर बनाते हैं तो हम ये हम पूरा ध्यान रखते हैं कि हमारे पास जो सलिया यूज़ हो रहा है, जो गिट्टी यूज़ हो रही है, सीमेंट यूज़ हो रही है, जिससे बेस बन रहा है, जी। जी। वो बहुत अच्छे क्वालिटी का हो। बिल्कुल। तो यदि हम अपने बच्चे के ज़िंदगी का बेस अच्छा करना चाहते हैं तो सभी से ये विनती करूँगा, निवेदन करूँगा कि मदर का, माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ज़रूर बच्चे को पिलाएं, उसे बिल्कुल भी फेंके नहीं। तोमर सर, घड़ी इशारा कर रही है प्रोग्राम को वाइंड अप करने की, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि आप जो हमारे आम नागरिक, आम श्रोता ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस पूरे पोषण माह की एक बहुत प्रमुख गतिविधि है जिस पर मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपना ध्यान केंद्रित करें, वो है स्वस्थ बालक स्पर्धा। और उसका उद्देश्य ये है कि हम 2 तरह से हमने बच्चों को कैटेगराइज किया, एक 3 साल तक के बच्चे और दूसरा 3 साल से 6 साल तक के बच्चे। जी। तो प्रत्येक आंगनवाड़ी पर जो बच्चा प्रथम आएगा दोनों कैटेगरी में, उसको कुछ पुरस्कार दिया जाएगा। जी। तो मैं ये चाहता हूँ, सभी से अनुरोध करता हूँ कि जो लोग भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं कि आपके परिवार में, आपके पड़ोस में जो भी बच्चे हों, उनको जो 6 साल तक हैं उनको उस स्पर्धा में शामिल कराएं। इससे क्या होगा कि पूरे जो भी बच्चे हैं 6 साल तक के, पूरे प्रदेश के जो बच्चे हैं, उनका एक असेसमेंट हो जाएगा, हाँ। स्कैनिंग हो जाएगा कि उनका वजन कितना है। तो एक तो ये होगा कि जो स्वस्थ बच्चे होंगे उनको पुरस्कार मिलेगा। अगर उसमें ये भी पाया जाता है कि हाँ, कोई जो बच्चे जो अस्वस्थ हैं या जो जिनमें अभी भी कुपोषण है, तो वो अगर स्कैनिंग में सामने आ जाएंगे तो उनको तुरंत उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, जो हमारा मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम है उसके अंतर्गत। तो बस मेरा यही अभियान है कि इस पूरे सप्ताह में आप अपने बच्चों, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें और उनको जो आंगनवाड़ी और कम्युनिटी की तरफ से जो भी गतिविधियां चल रही हैं उसमें शामिल हों। और आप ये प्रण लें कि आपका जो गांव है, आपका जो मोहल्ला है, उसमें सभी बच्चे स्वस्थ हों, निरोग हों और पोषित हों।
बिल्कुल। तरुण सर, आपका क्या संदेश है? मेरा सभी के लिए ये एक निवेदन होगा कि जैसे तोमर साहब ने कहा कि पोषण माह के सभी जितनी भी गतिविधियां हैं उसमें सहभागी हों, ताकि ये जो पोषण माह चल रहा है ये जन आंदोलन ना होकर के जन भागीदारी हो। मतलब सभी लोग, कम्युनिटी का हर पर्सन इसमें, हर चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो या कोई भी बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति कम्युनिटी का इस पोषण माह के सभी गतिविधियों में शामिल हो, जिससे कि हम अपने मध्य प्रदेश को कुपोषित फ्री या कुपोषित मुक्त कर सकें। बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार तो काम कर ही रही, साथ में स्वयंसेवी संगठन भी जुटे हुए हैं। अगर हम सब भी अपना पार्टिसिपेशन और ज़्यादा दिखाएंगे तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम कुपोषण मुक्त होंगे। आप दोनों कार्यक्रम में आए, चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ कार्यक्रम सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सुर्खियों में